हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया था, जो कि मेजरिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने के लिए मिलता है, उसे हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है यथार्थता एवं प्रिसीजन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी जो है वो मेजर की जाने वाली क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू का और उसके ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस को प्रेजेंट करता है। एक्यूरेसी से ट्रूथ की पुष्टि होती है। इसके विपरीत प्रिसीजन से मेजरमेंट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी की मेजरमेंट की जाती है, अर्थात यह एक ही क्वांटिटी को नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र करके इक्वल मेजर्ड वैल्यू को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को दर्शाता है। इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए या क्लियर करने के लिए हमें एक अमीटर या स्टैंडर्ड अमीटर की आवश्यकता होती है, जिसमें हम प्रिसीजन का क्रम बहुत ऊंचा है, ठीक है। या माना कि उसके जो वैल्यू है, जो रेंज जो है उस अमीटर का प्रिसीजन वाला, वो बहुत हाई है। तो उस केस में हमें रीड करने के लिए 1/1000 एम्पियर तक के लिए लिया जा सकता है। माने अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए, तो अगर हम कोई हाई प्रिसाइज्ड अमीटर यूज़ करते हैं, तो हाई प्रिसाइज अमीटर की जो रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, 1/1000 एम्पियर तक के वो रीड कर सकता है और उसे सेंस करके आउटपुट में दे सकते हैं। परंतु उसका जो ज़ीरो एरर है या ठीक है, वो क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। तो इस अवस्था में उस हाई प्रिसीजन के कारण प्रत्येक बार या हर बार एक ही रीडिंग तो आता है, परंतु मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि मेजरमेंट में ज़ीरो एरर है, ठीक है। तब जब हम रीडिंग करते हैं उस मीटर का जिसका प्रिसीजन बहुत हाई है और वो 1/1000 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन उसका जो एरर है, उसका जो इंडिकेटर है वो जीरो पर रेस्ट नहीं करता। माने जब अगर रीडिंग देखते हैं तो स्केल जो होता है मीटर का, उसमें इंडिकेटर जो होती है वो जीरो पर नहीं होती है एट नो इनपुट। जब उसमें इनपुट नहीं देते हैं तब उसका जो इंडिकेटर है वो जीरो पर नहीं होता है। माने वो क्या शो कर रहा है, ज़ीरो एरर शो कर रहा है। ऐसे कंडीशन में जब हम उसे बार बार रीडिंग यूज़ करते हैं तो बार बार वो उतना ही एरर शो करेगा जितना जीरो एरर में वो है। तो क्या होता है, इसे हम ट्रू वैल्यू तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमेशा ज़ीरो एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन को दर्शाता है, ठीक है। जो बार बार रिप्रोड्यूस होता है, रीडिंग करता है, तो यहाँ पर एरर जो है, जीरो एरर जो है वो बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रिसीजन है। लेकिन अगर वो बार बार रीडिंग लेने पे वो जीरो एरर अगर हट जाता या जीरो एरर नहीं आता और वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही दिखाता, तो वहाँ पे वो एक्यूरेसी शो करता।
तो इस प्रकार से एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, जो कॉन्सेप्ट हमें बहुत बार देखने को मिलता है वो है टाइम लैग। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस तुरंत रिएक्ट नहीं करता, ऐसा टाइम लैग के कारण होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस में लगा समय टाइम लैग कहलाता है। जनरली टाइम लैग जो है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर बहुत ही कम होता है, लेकिन जहाँ बहुत अधिक स्पीड में मेजरमेंट की बात आती है वहाँ ये टाइम लैग इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऐसे केस में यह उम्मीद की जाती है कि समय या टाइम लैग जो है वो कम से कम हो। टाइम लैग इंस्ट्रूमेंट को जब इनपुट सिग्नल दिया जाता है तब वे तुरंत या सडन रिएक्ट नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स करने के लिए जितना टाइम ड्यूरेशन लगाता है उस ड्यूरेशन को हम टाइम लैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लैगिंग टाइम है डायनेमिक मेजरमेंट रिस्पॉन्स की समय अधिक इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेजर्ड क्वांटिटी में चेंजेस जो हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं। इसलिए यदि टाइम लैग का वैल्यू मैक्सिमम हो तो मेजर किए गया वैल्यू जो है वो एक्चुअल नहीं होगा या यथार्थपूर्ण नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में मेजर्ड करने वाली सिस्टम का सिलेक्शन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें टाइम लैग जो वैल्यू हो वो नेग्लिजिबल हो। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ देख रहे होंगे आप, तो एक समय है और दूसरा जो है वो आउटपुट है किसी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे ही हमने इनपुट देना चालू किया 0 से, तो लेकिन देखिए 0 और 1 के बीच में देखिए मिडिल पे टाइम वाले एक्सिस में देखिए 0 और 1 के बीच में मिडिल से जो है वो इंस्ट्रूमेंट आउटपुट देना चालू किया। तो 0 से लेकर मिडिल वाला पोर्शन जो है वो टाइम लैग से डिनोट किया गया है। माने उस इंस्ट्रूमेंट को इनपुट देने पर आउटपुट जनरेट करने में इतना समय लगा, और ये समय जो है वो दर्शाता है टाइम लैग को। तो ये टाइम लैग जो है कभी कभी तो बहुत नेग्लिजिबल होता है या हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें फास्ट रिस्पांस की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं या हम कोशिश करते हैं कि ये जो टाइम लैग हो वो कम से कम हो उस इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी और हिस्टैरिसीस से रिलेटेड आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, जिसमें डेफिनेशन भी पूछा जाता है और कई बार लीनियरिटी और हिस्टैरिसीस को समझाने के लिए भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो रेखीयता या फिर लीनियरिटी यह मेजरमेंट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि आउटपुट डायरेक्ट इनपुट के रेशियो में होता है तो यह प्रोसेस लीनियरिटी कहलाती है, अर्थात जितना हम इनपुट को बढ़ाएंगे उसका रेशियो में आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसा जैसा हम इनपुट देते हैं तो वैसे वैसे आउटपुट में जो परिवर्तन आता है उससे हम रेशियो के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं लीनियरिटी। इसका फॉर्मूला देखते हैं तो यह अधिकतम विस्थापन विचलन माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू 100 को हम लीनियरिटी से परसेंटेज से शो करते हैं। देन नेक्स्ट है वो है हिस्टैरिसीस। जब किसी डिवाइस द्वारा कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर तथा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है।
प्राप्त दोनों मेजरेंट्स में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए रीडिंग लेते हैं, तो जब हम बढ़ते क्रम में अगर इनपुट लेते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलता है, और जब हम घटते क्रम में जब हम उसी इनपुट को देते हैं तो हमें डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये प्राप्त दोनों मेजर्ड में डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि प्रायः इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन के कारण होता है। हिस्टेरिसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट को लोड अनलोड करने के वैल्यू का डिफरेंस पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, जब 0 से लेकर 100 के बीच में जब हमने इनपुट दिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें कुछ डिफरेंट आउटपुट मिला। एरो से आप समझ जाएंगे कि किस डायरेक्शन में हमारा आउटपुट गया। एंड जब हम रिवर्स ऑर्डर में जब 100 से 0 में आए, तो देखिए एक और आउटपुट आपको देखने मिल रहा है, जिसका जो एरो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, और उसका आउटपुट हमें कहीं दूसरी जगह से ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट देने पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो किसका कारण होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से हमें इसके देखने को मिलता है। तो इसे ही हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। देन नेक्स्ट जो है वो है नॉइज़ या एवं नॉइज़ फैक्टर। तो इलेक्ट्रिकल की भाषा में नॉइज़ किसी भी अनवांटेड फॉर्म की वह एनर्जी होती है जो कि एक्चुअल सिग्नल या डिज़ायर्ड सिग्नल या वांटेड सिग्नल के सही यूज़ में डिस्टरबेंस डालती है। नॉइज़ को हम अनेक प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे नॉइज़ का टाइप, सोर्स और इफ़ेक्ट और रिसीवर से संबंध या रिलेशन। तो लेकिन नॉइज़ को मेनली हम दो भाग में या दो पार्ट में या दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट है नॉइज़ जिसका सोर्स रिसीवर से बाहर हो, उसे हम एक्सटर्नल नॉइज़ कहते हैं, और नॉइज़ जिसका सोर्स रिसीवर में ही उत्पन्न होता है या रिसीवर ही हो, तो इस प्रकार के नॉइज़ को हम इंटरनल नॉइज़ कहते हैं। इनपुट सिग्नल के सिग्नल व नॉइज़ का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, या इनपुट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के अनुपात को नॉइज़ फैक्टर कहते हैं। और नॉइज़ फैक्टर का जो डेफिनेशन होता है या फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑफ इनपुट अपॉन सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑफ आउटपुट। तो ये जो है नॉइज़ फैक्टर को देता है किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।